दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 10 मई 2020 और आज के हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आपसे केवल एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। पहली बार देख रहे हैं, पसंद आता है या जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। कमेंट व लाइक, अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो उसको भी कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ लिखते ही नहीं हैं तो कुछ पता नहीं चल पाता कि आप क्या कमी है और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। तो आप कृपया कमेंट ज़रूर किया करिए, लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए अगर पसंद आता है तो। पसंद नहीं आता तो आप उसमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें नहीं है। लेकिन आप जो करंट अफेयर्स और आपका दूसरी एनसीईआरटी की सीरीज चालू हुई वो आपकी कंटिन्यू रहेगी और एक करंट अफेयर्स तो चलता रहेगा। और आप यकीन मानिए कि आपका जो चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो या अन्य जो भी एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है, आप जब से हमने डिस्कशन शुरू किया है, अभी पीछे का भी कवर करने की पूरी सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, आप पाओगे पेपर में इससे बाहर कोई करंट अफेयर्स ना पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। लगभग एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन आपके जितने आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए, अधिकांश अगर 20 करंट अफेयर्स पूछा जा रहा तो 90% करंट अफेयर्स 90% और ज़्यादा आपका यहीं से मिलने वाले हैं और आपका भी पेपर होगा तो खुद विश्वास हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज थी वो किसको लेकर के थी? एक इंडेक्स जारी किया गया, स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स 2020। तो कौन सा इंडेक्स जारी किया गया? स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स 2020। स्ट्रिंजेंस का मतलब होता है सख्त, कठोर, तो एक कठोरता या सख्तता सूचकांक 2020 आप कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश वाला ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स 2020। पहला क्वेश्चन यही है किसने इसको क्रिएट किया है, किसने निर्मित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसमें 0 से 100 अंकों के बीच यानी इंडेक्स का जो स्कोर रखा गया है 0 से 100 रखा गया है। 100 जैसे जैसे आप 0 के ऊपर जाओगे वो दिखाता है, अभी आप देख रहे हो कि कोविड-19 पूरे विश्व पर अपना प्रचंड भयंकर रूप दिखा रही है और बहुत सारे इससे पेशेंट पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो इसी में सरकार के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए कितनी सख्ती बरती गई है उसी का आकलन इसमें किया गया है। अगर कोई 0 या उसके आसपास है तो उस देश की सरकार के द्वारा बहुत नरमी बरती गई, वो सख्त नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम 0 के ऊपर जाते हैं, 100 के आसपास पहुंचते हैं, अगर किसी का स्कोर 100 या उसके आसपास है तो उस देश में सख्ती अत्यधिक ज़्यादा बरती गई है। तो ये दिखाता है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। अब ये आपका क्वेश्चन पहला यही पूछेगा, नया इंडेक्स चूंकि जारी हुआ है तो आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका क्या किया गया? क्रिएशन किया गया, सृजन किया गया। तो इसमें अगला वही जो समझा दिए कि जैसे जैसे आपका हायर इंडेक्स स्कोर होता जाएगा वैसे वैसे वहाँ उस देश का या सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम हैं वो कितने कठोर हैं, कितने सख्त हैं, स्ट्रिंजेंसी की ओर इंडिकेट करता है। भारत की स्थिति देखें तो आपने देखा कि भारत में जब कोरोना अपना प्रसार करना शुरू किया तो 22 मार्च को ही क्या कर दिया गया था? 22 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। तो भारत में लॉकडाउन को लागू करने वाला भारत स्ट्रांगेस्ट, सबसे मजबूत देशों में से एक रहा है। और 22 मार्च तक का इसका स्कोर क्या था? 22 मार्च तक का स्कोर इसे 100 में 100 दिया गया, यानी बिल्कुल सख्ती से भारत ने लॉकडाउन किया था। उसके बाद 20 अप्रैल के बाद भारत ने धीरे धीरे रिलैक्स देना शुरू किया। तब भी अगर हम देखें भारत का स्कोर क्या है वर्तमान समय में, ओवरऑल अगर देखा जाए तो विश्व के अन्य देशों में अगर हम कंपेयर करें तो हाईएस्ट स्कोर
जो अभी तक का दिया गया है इस इंडेक्स में 0.9 का मतलब 90 आपका इस इंडेक्स स्कोर है। तो 0.9 किन किन देशों को मिला है? आइसलैंड को मिला है, हांगकांग को मिला है, क्रोएशिया को मिला है, त्रिनिदाद व टोबैको जैसे देशों को प्रदान किया गया है। किसको किसको? आइसलैंड को दिया गया, हांगकांग को दिया गया, क्रोएशिया को दिया गया, त्रिनिदाद व टोबैको को दिया गया है। टोबैको को दिया गया। तो कौन कौन देश हो गए? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आइसलैंड हो गया, क्रोएशिया हो गया, हांगकांग हो गया, त्रिनिदाद व टोबैको जैसे देशों को प्रदान किया गया। भारत की पोजीशन क्या है? तो भारत को जो इस इंडेक्स में स्कोर किया है 0.7 का मतलब 70% है, 70 है। तो भारत का रैंक इन 4 देशों से नीचे है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, म्यांमार के बगल आप जाओगे, दक्षिण पूर्व एशिया के जो एशियान है उन्हीं में से एक देश है आपका थाईलैंड। एशियान के बारे में चर्चा हमने कर चुके हैं। तो आपका क्या भारत की क्या पोजीशन है? 0.7 आपका भारत को स्कोर प्रदान किया गया। और भारत की रैंक क्या है आपका? किससे नीचे है? ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से नीचे है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ताइवान व साउथ कोरिया जैसे देशों से भारत की रैंक नीचे है। और आपका भारत को जो रैंक प्रदान की गई 0.7 इंडेक्स में दिया गया है। तो ये आपका था स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, पूछा जा सकता आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। अगला जो न्यूज़ था उसको देख लेते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर को लेकर के चर्चा में था। क्यों चर्चा में था पहले ये समझ लेते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 2017-18 में जब इनकी गिनती काउंट की गई थी तो 17-18 में इनकी संख्या 88 थी। इसी में कितने की 8 अंक की वृद्धि हो गई। तो 88 में 8 प्लस कर दोगे तो कितना हो गया है? 96 हो गया। 96 इनकी संख्या हो गई है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरबन में पाए जाते। कहाँ पाए जाते? सुंदरबन। और सुंदरबन का नाम सुंदर क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है, उसी के नाम पर इसे सुंदरबन रखा गया, जो कि वेस्ट बंगाल व बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में आता है। और विश्व का लगभग कहा जाए मैंग्रोव जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैंग्रोव आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का लगभग 60% क्षेत्रफल इसी सुंदरबन के अंतर्गत आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में रामसर स्थल जो हैं, अब पहले 26 थे, अभी आपका एक 27वां के रूप में किसको शामिल किया गया? तो ये रामसर स्थल में सुंदरबन को यानी वन शामिल किया गया, तो 27 हो गए। 27वां इसको शामिल किया गया था। इसके बाद 10 और शामिल किए गए, तो कितने हो गए? 37। टोटल कितने रामसर साइट में आपका शामिल हो गए? 37 हो चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे रामसर स्थल में भी साइट के अंतर्गत भी मान्यता प्रदान की गई है। इसका हम एरिया की बात करें तो सुंदरबन का जो एरिया है वो 4,23,000 के आपका क्या है? हेक्टेयर है। 4,23,000 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी इसे शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय जानते हो आपका पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। और यूनेस्को की स्थापना 1946 में होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है। तो कई बार रिपीटेशन हो चुका, पीछे की भी वीडियो आप देख सकते हैं। अगला आपका इसी के साथ इसमें अन्य जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आयुषियन। ध्यान दीजिएगा, एक आपका होता आयुषियन के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है। इसी को रेड लिस्ट कहा जाता। और रेड लिस्ट के अंतर्गत जीवों को, जंतुओं को यानी कई कैटेगरी में आपका क्या किया जाता है, यानी आइडेंटिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। उन्हीं में से एक आपकी होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी सीआर इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब हुआ उस जीव बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर, उसको बहुत ज़्यादा खतरा है, तुरंत उसके संरक्षण, परिरक्षण, अभिरक्षण की आवश्यकता है। तो इसी में जो सुंदरबन में पाए जाते जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनकी बात कर लेते हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो नदन रिवर एक टेरापिन है, तो नदन रिवर टेरापिन एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसी का दूसरा नाम बाटागुर भास्का है। बाटागुर भास्का इसी का नाम है नदन रिवर टेरापिन। नदन रिवर टेरापिन पूछा जाए किस कैटेगरी में आती है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड सीआर की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अगला देख लेते हैं। अगला जो इंडेंजर्ड अभी आपको बताए दूसरी कैटेगरी ईआर होती है, जिसको कम खतरा होता है लेकिन उसको भी तत्काल संरक्षण की आवश्यकता होती है। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन इसमें पाई जाती, और इसी इरावदी डॉल्फिन का नाम क्या है, ओर्सिला ब्रेवोरेस्टिस। ओर्सिला ब्रेवोरेस्टिस, ध्यान से समझिएगा, इसका साइंटिफिक आपका नाम है ओर्सिला ब्रेवोरेस्टिस। ओर्सिला ब्रेवोरेस्टिस, ओर्सिला ब्रेवोरेस्टिस इसका क्या नाम है, इरावदी डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है, और इसको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इरावदी डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, ये भी सुंदरबन में पाई जाती है, ये भी सुंदरबन में पाई जाती। तो आपका कौन कौन आपके पाए जाते, नदन रिवर टेरापिन पाई जाती है, उसी का नाम बाटागुर भास्का है, उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया। और दूसरा आपका कौन है, इंडेंजर्ड और इरावदी डॉल्फिन है, इसी को ओर्सिला ब्रेवोरेस्टिस के नाम से जाना जाता है। अगला वल्नरेबल कैटेगरी एक होती है, इसी को सुभेद कैटेगरी के नाम से जाना जाता, और फिशिंग कैट को इसमें रखा गया है। तो फिशिंग कैट का साइंटिफिक नेम क्या है वो देख लेते हैं कि फिशिंग कैट भी वल्नरेबल है, तो इसको इसमें रखा गया है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्रियोनेलूरस बीबेरिनस। ध्यान से समझिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रियोनेलूरस बीबेरिनस। तो प्रियोनेलूरस बीबेरिनस, तो साइंटिफिक नेम एक बार आपका देखा हुआ होगा। तो यूपीएससी कई बार आपका चालाकी करता है, वो साइंटिफिक नेम दे करके पूछ लेता। तो क्रैब रखिएगा, दोनों आपको पता होना चाहिए, जो बहुत हाईलाइट है। अन्य इसमें बात करें तो विश्व में 4 हॉर्स क्रैब पाए जाते हैं, उनमें से 2 आपके क्या भारत के सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो विश्व में 4 हॉर्स जो पाए जाते हैं, उनमें से 2 भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा 12 किंग फिशर पाए जाते हैं, और 12 किंग फिशर में से 8 किंग फिशर भारत में पाए जाते हैं। तो अन्य विशेषता हो गई। तो विश्व में 4 प्रकार के हॉर्स क्रैब हैं, उनमें से आपका 2 भारत में पाए जाते हैं, वो भारत के सुंदरबन में पाए जाते हैं। उसके बाद 12 किंग फिशर टोटल विश्व में पाए जाते, उनमें से 8 भारत के सुंदरबन में पाए जाते हैं, सुंदरबन में पाए जाते। तो ये कहानी रही किसकी, सुंदरबन की। सुंदरबन आपका कंप्लीट हो गया। तो देख लीजिए, यही आपका क्या है, ये आपका ध्यान समझिएगा, आरबीटी के लिए जाना जाता है। सो आपका कौन, सुंदरबन, ये आपका है रॉयल बंगाल टाइगर आरबीटी। आरबीसी से याद रख सकते हो, तो आपका ये कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर आरबीटी। आरबीटी आपका कौन है, ये आपका इसी की संख्या क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। देख लो इसकी क्या है विशेषताएं, और ये सब देख सकते हो। अगला ये आपका बताए थे रिवर डॉल्फिन, तो ये आपके सामने फोटो आया, यही आपका क्या है, रिवर डॉल्फिन का है। ये आपका रिवर डॉल्फिन का फोटो है। तो रिवर डॉल्फिन जिससे इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता, तो इरावदी डॉल्फिन यही है आपका। तो आपके सामने दूसरा आपका फोटो रहा। तीसरा आपका ये कौन है, फिशिंग कैट बताए थे, जो कि किस कैटेगरी में रखी गई है, फिशिंग कैट को वल्नरेबल कैटेगरी में। ये फिशिंग कैट है, फिशिंग कैट आपकी है, इसी को किस कैटेगरी में रखा गया, ये आपका इसी को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। जबकि इरावदी डॉल्फिन को इंडेंजर्ड रखा गया, और रिवर टेरापिन को, जो रिवर टेरापिन है, उसी को
क्या आप अभी बताए, बाटागुर भास्का के नाम से जाना जाता, उसको किस कैटेगरी में रखा गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। अगला देख लेते हैं। हाँ, ये आपका है रिवर टेरापिन। जो रिवर टेरापिन की बात कर रहे थे ये है, जिससे बाटागुर भास्का के नाम से भी जाना जाता, यही है आपका। तो ये आपका देख लीजिए। अगला आते हैं। अगला जो न्यूज में था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को लेकर के था, ध्यान समझिएगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को लेकर के था, और ये हर साल 9 मई को मनाया जाता है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ये हर साल 9 मई को नहीं मनाया जाता, ये डेट आपकी आगे पीछे होती रहती, लेकिन इस साल जो 2020 में है, 2020 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो मनाया गया वो 9 मई को हुआ है, 9 मई को हुआ है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो इसका पहली बार आयोजन 2006 में किया गया था। पहली बार आयोजन कब किया गया था, 2006 में किया गया था। इसमें प्रवासी पक्षी बहुत सारे जो अपना मुख्य स्थल होता है उसको छोड़ करके कुछ समय के लिए प्रवास करने के लिए भारत या अन्य भूभाग में जाते हैं, उन्हीं को प्रवासी पक्षी कहा जाता। तो उन्हीं के बचाव के लिए क्या किया जाता, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, इस डे का आयोजन किया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड डे का आयोजन किया जाता, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार इसका आयोजन 2006 में किया गया था। और इसके अंतर्गत कौन आपकी, ध्यान दीजिएगा, 3 संस्थाएं मिलकर इसका आयोजन कर रही हैं। संयुक्त रूप से 3 आपकी संस्थाएं हैं, उनमें से एक CMS है। CMS की फुल फॉर्म होती कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, और दूसरी आपकी है AEWA। इसी को क्या कहा जाता, AEWA को अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहा जाता है। तो किस नाम से जाना जाता, यानी आपका AEWA की फुल फॉर्म क्या है, अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट। ए से आपका एग्रीमेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट, यानी AEWA। तो दूसरा हो गया। और तीसरा है IFTA। IFTA की फुल फॉर्म है ई से एनवायरमेंट, F से फॉर, और द से टी, यानी टी से द, और ए से अमेरिकन। तो IFTA, AEWA और CMS 3 के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जाता है। अगला देख लेते हैं 2020 की थीम क्या रही है। तो 2020 की थीम रही है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी पक्षियाँ हमारे विश्व को कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये 2020 की थीम रही है। अब यहाँ हमने कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज की बात की थी, तो ये किसके तत्वाधान में लाया गया था, तो यूनेप के तत्वाधान में लाया गया था। और यूनेप की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी पर्यावरण संरक्षण के यानी क्षेत्र में ये कार्य करती है। और इसकी स्थापना 1972 में की जाती है। इसका मुख्यालय केनिया की राजधानी नैरोबी में है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसका मुख्यालय यूनेप का कहाँ है, तो नैरोबी में है। केनिया एक आपका अफ्रीका का देश है, उसकी राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन को भी अडॉप्ट किया गया है। जर्मनी के बार्न शहर में इसका क्या किया गया, संरक्षण के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया, उसी को बार्न कन्वेंशन के नाम से जाना जाता। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता, बार्न कन्वेंशन का संबंध किससे है। अगला देख लेते हैं कि इस जो डे है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता और सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। सेकेंड सैटरडे, मई का जो सेकेंड सैटरडे होगा जितनी तारीख को हो उस दिन, और दूसरा है आपका अक्टूबर, यानी मई व अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को इसका आयोजन किया जाता। तो इस मई में जो सेकेंड सैटरडे आया है वो आपका कितनी तारीख को आया, तो अभी आपको डेट ऊपर बताए थे, ये आपका 9 मई को आया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हम देख लेते हैं, तो ये
ध्यान से समझिएगा, जो CMS है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, ये ओनली ग्लोबल, यानी ओनली शब्द लगा है तो यहाँ ओनली वैसे गलत होते, लेकिन यहाँ कुछ अपवाद होते, उसको ध्यान रखना चाहिए। ओनली ग्लोबल UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र संघ आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ध्यान दीजिएगा, वैसे अंतर सरकारी संगठन इस प्रकार के नहीं होते। CMS ओनली ग्लोबल, वैश्विक व UN आधारित अंतर सरकारी संगठन है, और जिसको स्थापित किया गया एक्सक्लूसिवली, केवल और केवल, एक्सक्लूसिवली का मतलब जिसको एक ही उद्देश्य के लिए विकसित किया गया, यानी इसको स्थापित किया गया एक्सक्लूसिवली फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेरिस्ट्रियल, यानी स्थल पे जो जीव रहते, प्रवासी पक्षी, जल में जो रहते हैं, तथा एवियन जो आकाश में उड़ने यानी उड़ते रहते हैं, ऐसे प्रवासी पक्षियों का, तथा वो जहाँ तक जाते हैं उनकी रेंज जहाँ तक वो प्रवास करते हैं वहाँ तक के संरक्षण व प्रबंधन के लिए इसे CMS को लाया गया है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इस टाइप का कोई आपका स्टेटमेंट आपका IS में दिख जाए तो उसे गलत मत कर दीजिएगा। अब आपका एक कंप्लीट होता है। अगला आपने देखा कि अभी विशाखापत्तनम गैस त्रासदी का मामला चल रहा है, तो इसमें कई आपकी बातें आई। अभी आपका जो सबसे लास्ट में बात निकल के आई वो आपका कौन, NGT ने कितने 50 करोड़ रुपये का जुर्माना किस पे लगाया है, आपका जो आपका LG पॉलीमर्स कंपनी थी, उस पर LG जो साउथ कोरियन की LG ग्रुप की कंपनी है, तो उसी पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो इसी के संदर्भ में कई आपके प्रिंसिपल आपका न्यूज में आए, उनकी बात कर लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आपका जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल ये हम समझ लेते हैं क्या, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सख्त उत्तरदायित्व सिद्धांत इसी को हिंदी में कहा जाता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल या क्या कहता है, जब किसी भी औद्योगिक इकाई में औद्योगिक पदार्थ का विस्फोट या रिसाव होता है और उसमें कोई दुर्घटना होती है या एक्ट ऑफ गॉड का मतलब हुआ कि ईश्वर की कृपा प्रकोप के कारण कोई हुआ, प्राकृतिक जन्य कारण से हुआ, कोई चक्रवात आ गया, पानी भराव हो गया ऐसे, या भूकंप आ गया, इसकी वजह से आपका हो गया, तो ये दुर्घटना या एक्ट ऑफ गॉड होता है। तो इसके लिए औद्योगिक इकाई को यानी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और उसके लिए कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं वसूली जा सकती है। और ये आपका मामला ये दिया गया था, ये आपका प्रिंसिपल को यानी प्रस्तुत किया गया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल को 1868 ब्रिटिश काल में एक केस आया था, उसी केस में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो 1868 का केस है, रीलैंड वर्सेज फ्लेचर। तो इसको किस केस में प्रस्तुत किया गया था, तो 1868 के रीलैंड्स वर्सेज फ्लेचर। तो ये आपका केस भी आप ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जा सकता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल को 1868 के रीलैंड वर्सेज फ्लेचर नामक केस मामले में इसे प्रस्तुत किया गया था। लेकिन बात आई कि भारत जैसे विकासशील देशों में जहां सुरक्षा मानकों को यानी कारगर रूप से नहीं अपनाया जाता, ये आपका पर्याप्त स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल पर्याप्त नहीं है। तो प्रश्न आया क्या होना चाहिए, तो भारत के संदर्भ में कौन सा एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को अपनाया गया, और ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल यानी पूर्ण उत्तरदायित्व अधिनियम सिद्धांत के नाम से इससे जाना जाता। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये आपका कब दिया गया, तो ये भोपाल आप देखते हो 1984 यानी 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल जैसी गैस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है, उसमें काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोग आपके क्या मृत्यु के गाल में समाहित हो जाते हैं। तो उसी के बाद आपका ये बात आई कि कारपोरेट को चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर आपका दुर्घटना जन्य कोई आपदा घटित होती है, तो उसके लिए कारपोरेट को किसी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं करती, क्योंकि कारपोरेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति का जीवन, और उसे व्यक्ति को जो श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं अगर वो प्रभावित होते हैं तो उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक भाग माना जाएगा उनकी सुरक्षा को। तो यह कॉरपोरेट या कंपनी है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह घटना चाहे प्राकृतिक हो या मानवजन्य हो, उसे ही आपका दोषी ठहराया जाएगा और उसे मुआवजा देने की बात कही जाएगी। यह मामला एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल का कब आया था, ये समझ लेते हैं। ये आया था 1984 में, जब आपका ये भोपाल गैस त्रासदी हो गया। तो ये आपका इसी के बाद एक और आपका घटना घटित होती है। दिल्ली में ओलियम गैस का रिसाव होता है। दिल्ली में एक आपका कंपनी में ओलियम गैस का रिसाव होता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 1986 में, ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष बाद 1986 में क्या किया जाता, ओलियम के मामले के बाद ये सेटअप स्थापित किया जाता है एनजीटी के द्वारा। एनजीटी का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित, इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से जाना जाता, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो 2010 में बनाया गया था, अपना एक धारा है 17, तो धारा 17 में एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को भी उसमें शामिल कर लेता है। और इसमें स्पष्ट किया जाता कि अगर आपदा कोई आती है, तो आपदा आने के पश्चात चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो, मानवजन्य आपदा हो, अगर इसमें कोई दुर्घटना होती है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कंपनी होगी उसको दोषी ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उससे क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। इसी को कहा जाता है नो फॉल्ट प्रिंसिपल। नो फॉल्ट प्रिंसिपल का सिद्धांत इसी में अपनाया गया है कि भले ही आपका वो कंपनी के यानी त्रुटियों से ना हुआ हो, लेकिन अगर उसमें कोई श्रमिक की मृत्यु होती है, वह प्रभावित होती, तो उसके परिवार व उसको क्षतिपूर्ति देने का काम कंपनी का होगा। तो इसी धारा 17 का प्रयोग करते हुए 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं एनजीटी का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहाँ से क्वेश्चन IAS में पूछा जा चुका है। इसी को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहा जाता। तो इस संसद के कानून के द्वारा 2010 में कानून बनाया जाता, एनजीटी एक्ट 2010, उसी के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। तो एनजीटी एक प्रकार का क्या है आपका, अब आपको क्लियर हो गया होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या इसी को कहा जाता सांविधिक निकाय है। और ध्यान दीजिएगा, एनजीटी के एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष के साथ साथ अन्य इसमें सदस्य होते हैं उनकी सहायता करने के लिए। और सबसे आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो 19 अन्य जो अधिनियम हैं, जैसे 1908 का अधिनियम है या किसी अन्य अधिनियम से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय को स्थापित करता, यानी क्या तर्कसंगत है, क्या आपका उचित है, उसके आधार पर भी एनजीटी के द्वारा डिसीजन दिया जा सकता है और किसी को दोषी ठहराकर उससे जुर्माना वसूला जा सकता है। तो एक बात ये आपको ध्यान से समझिएगा, किसी कानून से बंधा हुआ एनजीटी नहीं है। अगला देख लेते हैं आपका, एक बार फिर से आपका सेकटकर कमेटी, जो आपके लेफ्टिनेंट आपके क्या थे, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनको लेकर के उन्होंने इसका एक असल में हुआ क्या था, 2016 में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा 11 सदस्यों की एक सेकटकर समिति का आयोजन किया था और रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यकुशलता एवं दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसी के संबंध में इन्होंने बहुत सारी सिफारिश दी थी, तो उन्हीं में से आपका कई सिफारिशें अभी मंजूरी मिल गई है राजनाथ सिंह को, जिसको लागू किया जाएगा। तो इसलिए फिर से सेकटकर कमेटी बनी हुई है। तो अब इसकी सिफारिशों को हम एक बार फिर से यानी ध्यान में फिर से समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या सिफारिश की थी, तो एक इसमें सेवा होती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की पोस्ट होती, इनमें 9,304 पदों को समाप्त करने की जो सिफारिश की गई थी, उसको अभी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनुमति प्रदान कर दी है। तो अनुमति प्रदान कर दी, इसलिए न्यूज़ में सेकटकर कमेटी एक बार फिर से बनी। कुछ अन्य सिफारिश इस कमेटी के द्वारा दी गई थी, उसको देख
लेते हैं। इन्होंने कहा था कि रक्षा क्षेत्र का अगर आप मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण करना चाहते हो, उसको आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, अपनी जीडीपी का कितना 2.5% से लेकर 3% आपको जीडीपी का रक्षा क्षेत्र में खर्च करना होगा, व्यय करना होगा। तो पहली सिफारिश यही थी, जीडीपी का भारत सरकार को 2.5 से 3% आपका क्या होना चाहिए, खर्च किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश इन्होंने क्या दिया था कि जो मध्य स्तर के अधिकारी हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या होना चाहिए, ज्वाइंट सर्विस वर्क कॉलेज का गठन किया जाना चाहिए। ज्वाइंट सर्विस वर्क कॉलेज यानी JSWC, ज्वाइंट सर्विस वर्क कॉलेज का गठन किया जाना चाहिए। मध्य स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए ज्वाइंट सर्विस वर्क कॉलेज, ज्वाइंट सर्विस JSWC, तो आपका क्या होना चाहिए, तो ज्वाइंट सर्विस वर्क कॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, एक आपका ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल को पुणे में स्थापित किया गया। कहाँ है, तो पुणे में आपका स्थापित किया गया। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल को क्या किया, इसका कहा गया कि इसे आपका ट्राई सर्विस इंटरनेशनल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल जो कि पुणे में है, पुणे आपका जानते हो बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल पुणे को ट्राई सर्विस इंटरनेशनल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। तो पहला जीडीपी का 2.5 से 3% खर्चा होना चाहिए। दूसरा, मध्य स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए JSWC का गठन किया जाना चाहिए। JS का मतलब ज्वाइंट सर्विस और WC का मतलब वार कॉलेज होता। फिर तीसरा सिफारिश की कि मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल पुणे है, इसी को ट्राई सर्विस इंटरनेशनल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। अगला क्या कहा गया, इसी द्वारा काम एरिया जो शांत क्षेत्र हैं वहाँ कहा गया मिलिट्री जो फर्म्स होते हैं वह सेना के डाकघर, आप देखते हो बहुत सारे सेना के डाकघर होते, कहा कि इनको स्थापित करने की अब आगे जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, शांत क्षेत्र में मिलिट्री फर्म्स व सेना के डाकघर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश इनकी अगली थी। अगली सिफारिश थी कि NCC जो नेशनल कैडेट कोर्स है, इसकी स्थापना 1948 में होती है, 1948 में होती है। कहा कि इसकी क्षमता व कार्यदक्षता में सुधार किया जाना चाहिए। तो ये सिफारिश थी आपकी सेक्रेटरी कमेटी की। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला कहा कि जो क्या है आपका जीडीपी का 2.5 से 3% आपका क्या होना चाहिए, रक्षा क्षेत्र में खर्चा किया जाना चाहिए। अभी सरकार बहुत कम खर्चा करती है, तो 2.5 से 3% आपका डिफेंस सेक्टर में होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या सिफारिश दी, तो दूसरा इन्होंने सिफारिश दी कि आपका क्या एक JSWC स्थापित किया जाना चाहिए, ज्वाइंट सर्विस वार कॉलेज स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल पुणे है, इसको ट्राई सर्विस इंटरनेशनल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट के रूप में स्थापित कर दिया जाना चाहिए। और काम क्षेत्र का मतलब हुआ शांत क्षेत्र, भारत के जहाँ जहाँ शांत क्षेत्र है वहाँ पर यानी मिलिट्री फर्म्स हैं व सेना के जो डाकघर हैं उसको समाप्त किया जाना चाहिए। अगला इन्होंने कहा NCC में कि कार्य क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए। तो प्री मेंस आपका इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला देख लेते हैं जो आपका न्यूज में था, ओलिव रिडले टर्टल्स को लेकर के था। ओलिव रिडले टर्टल्स से आपका इम्पॉर्टेंट है आपके लिए न्यूज में। अभी न्यूज क्यों बनी हुई है, क्योंकि आपका उड़ीसा के तट पर एक नदी है रूसी कुल्या नदी के मुहाने पर हर साल हजारों की संख्या में ओलिव रिडले टर्टल्स आते हैं और आपका अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे के बाद बच्चे होते हैं, तो अभी बच्चे आपका छोटे छोटे हो गए हैं, वही आपका बहुत सारे ज़्यादा संख्या में, इसी को लेकर के आपकी तस्वीरें पेश की गई और उसी के साथ आपका ये न्यूज में ओलिव रिडले टर्टल से एक बार फिर से आया है। तो जान लेते हैं, ये आपका सबसे आपका जानकर आश्चर्य होगा, ये आपका ओलिव रिडले टर्टल जो हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो पहला आपका ये मांसाहारी होते हैं, ध्यान दीजिएगा
क्या होते हैं, मांसाहारी। कहाँ पाए जाते, उड़ीसा में पाए जाते। और कहाँ, रूसी कुल्या नदी के मुहाने पर, रूसी कुल्या नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं। और ये IUCN की रेड लिस्ट में, IUCN की रेड लिस्ट में इनको किस के अंतर्गत रखा गया, वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत ओलिव रिडले टर्टल्स को रखा गया। और ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, केवल हिंद महासागर लगा के मत आ जाइएगा। ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। तो आपका अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आपका प्रशांत महासागर में भी पाए जाते, 3 सागरों में इनकी उपस्थिति पाई जाती। जहाँ जहाँ भारत में आप देखते हो भी, आप बंगाल के पास गर्म जल होता है, तो यहाँ पर आपके क्या पाए जाते, ये आपके ओलिव रिडले टर्टल्स पाए जाते हैं। अगला जो न्यूज में था उसको हम देख लेते हैं। ये आपका क्या न्यूज में था, बेफर स्केल फोटो डिटेक्टर को लेकर के था। तो बेफर स्केल फोटो डिटेक्टर कौन, बेफर स्केल फोटो डिटेक्टर को लेकर के था। तो इसको किसने विकसित किया, पहला यही क्वेश्चन। तो ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च की बात करें तो इसकी स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कब 1989 में की जाती है, किसके, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांसमेंट रिसर्च की। आगे जान लेते हैं। तो ये आपका जो डिटेक्टर विकसित किया गया, इसमें गोल्ड व यानी सोना व सिलिकॉन दोनों का इंटरफेस यानी आपस में मिलाया गया है। तो इंटरफेस का उपयोग करके इसे बनाया गया और गैल्वेनिक डिपॉजिट द्वारा ये तैयार किया गया। ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनिक डिपॉजिट के द्वारा तैयार किया गया है। इसका फायदा क्या होगा, फायदा होगा, ध्यान समझिएगा, पहला, अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में बिखरे प्रकाश का पता लगाने के लिए, मान लो जो कई आपके भागों में प्रकाश बिखरा हुआ है, तो इस बिखरे हुए प्रकाश को आसानी से इसके द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता, इसको इसीलिए डिटेक्टर कहा जाता। तो अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में, यानी कोई अंजाम प्रकाश को ऐसा बिखेरा गया और कोई अंजाम देने की सोच रहा है, अवांछित गतिविधि को प्रमोट करना चाह रहा है, तो अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में, अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता। दूसरा, 40 माइक्रोसेकंड की त्वरित प्रतिक्रिया इसकी होती। कितनी, 40 माइक्रोसेकंड की इसकी त्वरित प्रक्रिया होगी और इससे क्या करेगा, कम तीव्रता वाले प्रकाश का पता आसानी से लगा सकता है। इस डिटेक्टर के माध्यम से कम तीव्रता जिसकी लो इंटेंसिटी है उस प्रकाश को भी आसानी से कैच किया जा सकता, उसको डिटेक्ट किया जा सकता। अगला, अल्ट्रा वायलेट से लेकर के इंफ्रारेड तक ये एक व्यापक स्पेक्ट्रल रेंज प्रदान करता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट से लेकर इंफ्रारेड के संबंध में प्रकाश को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपका था कौन सा, ये आपका था वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर, वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर। अगला देख लेते हैं। अगला जो न्यूज में न्यूज आ रही है, अभी यूपी सरकार के द्वारा कई पहल की जा रही हैं, तो उन्हीं में से यूपी सरकार के द्वारा जनसुनवाई.up.nic.in, तो यूपी सरकार के द्वारा जनसुनवाई.up.nic.in नामक जनसुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये जनसुनवाई.up.nic.in पर किस लिए लॉन्च किया गया, तो भारत के यूपी के रहने वाले बहुत सारे आपके क्या हैं व्यक्ति जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और ये यूपी में अपने घरों में जाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन करने के बाद उनकी जांच की जाएगी और जांच किए जाने के बाद ही उनको उनके घरों में भेजा जाएगा। तो इसी के लिए अब आपका क्लियर हो गया होगा कि जनसुनवाई.up.nic.in है क्या। तो किसके द्वारा, ये यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसी के साथ यूपी सरकार के द्वारा एक और आपका ऐप लॉन्च किया गया इसी को, ये तो भारत के यूपी के रहने वाले व्यक्तियों के लिए है, अगर अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए क्या, तो ये प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये पूछा जा सकता, प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी राहत
मित्र ऐप, ये भी यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसमें भारत के यूपी में ऐसे व्यक्ति जो दूसरे राज्य के हैं, रह रहे हैं और अपने राज्यों में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको खाने की सामग्री आसानी से उपलब्ध होती रहे, किसी प्रकार का यानी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो इसी के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। तो ये प्रवासी के लिए है, प्रवासियों के लिए जो यूपी में रह रहे हैं, जबकि यूपी के अन्य व्यक्ति जो दूसरे राज्यों में फंसे उसके लिए जनसुनवाई.up.nic.in पोर्टल है। तो दोनों को ध्यान समझिएगा। इसके अलावा यूपी सरकार और कई काम कर रहा है। यूपी भारत का पहला एक ऐसा राज्य बन गया जो अपने यूपी में 75 जिले हैं, तो अपने 75 जिलों में क्या किया, बेड्स विद वेंटिलेटर, यानी जो अस्पताल है उनमें जो बिस्तर हैं उनको वेंटिलेटर से लैस कर दिया गया है, ताकि आपका हॉस्पिटल में, ताकि आपका जो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपका यूपी पहला राज्य बन गया। और इसी के साथ यूपी एक अन्य मामले में भी आपका जितना डिस्कस कर रहे हैं ध्यान से सुनते रहिएगा। फर्स्ट स्टेट अन्य मामलों में बन गया जिसने वर्चुअल अदालत को शुरू किया है। भारत का पहला राज्य आपका कौन है, तो यूपी है, जिसने वर्चुअल अदालत को यानी ऑनलाइन मोड में वर्चुअल अदालत का शुभारंभ किया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता, वर्चुअल अदालत को शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो उस मामले में भी भारत है। और जियो टैग के माध्यम से कम्युनिटी जो किचन है उसको भी शुरू करने वाला यूपी भारत का पहला राज्य है। तो इतनी आपकी यूपी की अन्य आपकी क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी। अगला देख लेते हैं आपका, आपने अगला न्यूज में देखा दिया मिर्जा को लेकर के न्यूज थी। तो दिया मिर्जा असल में है क्या, एक एक्टर थी, प्रोड्यूसर भी हैं। तो ये हैदराबाद की रहने वाली हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हैदराबाद की रहने वाली है। तो इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो उसी में आपका मिस इंडिया पैसिफिक अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो इनको क्या किया गया, जो यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये दिया मिर्जा को नियुक्त तो पहले किया गया था, लेकिन इनके कार्यकाल को आगे 2020 ने 2022 तक क्या कर दिया गया, आपका इंक्रीज कर दिया गया है। तो 2022 तक ये दिया मिर्जा गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया की। तो यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया की गुडविल एम्बेसडर किसको अगले 2 सालों के लिए यानी नियुक्त किया गया या बढ़ा दिया गया, तो ये दिया मिर्जा शायद ये फोटो होगा, ये आपके सामने है दिया मिर्जा। ये आपकी किसका ये फोटो है, तो ये दिया मिर्जा का है। अगला देख लेते हैं। इसी के साथ यानी एम्बेसडर की बात आई, तो अभी आपने देखा एक और आपका एम्बेसडर बनाया गया, इल्सा कॉर्प। ये अंग्रेजी बोलना इसके माध्यम से सिखाया जाता। तो आज जो इल्सा कॉर्प है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो अजिंक्य रहाणे, जो क्रिकेटर हैं सभी लोग जानते हो अजिंक्य रहाणे को, तो इसमें डिटेल से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। तो अजिंक्य रहाणे को इल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अगला देख लेते हैं। फर्स्ट फुटबॉल टूर्नामेंट आपकी, अभी कोविड-19 का प्रकोप है, लेकिन उसके बावजूद फर्स्ट फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग का शुभारंभ 2020 का शुभारंभ कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता, फर्स्ट फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया है, दक्षिण कोरिया में किया गया। तो इसी के साथ आपका ये डिस्कशन समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक कमेंट और आपका बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो हो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप जितने लोग देखते हो 2-2 लोगों को भी शेयर करोगे तो काफ़ी लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी के साथ आपका ये डिस्कशन आज का समाप्त होता है। थैंक यू।